Now, in today lecture, we start reaction with halogen. Page number 110. Reaction with halogen. Reaction with halogen. Reaction with halogen. So first point is that reactivity of alkali metal towards particular halogen increase in a order. Reactivity of alkali metal from top to bottom, reactivity will be increase in a particular, मतलब एक कॉमन लिया है हेलोजन, एक कॉमन ले लेके बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स पर्टिकुलर अल्कली मेटल डिक्रीज, F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2, ये तो हम जानते ही हैं। लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, फ्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस, फास्ट लॉस फास्ट गेन। सीजियम फ्लोराइड, तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो मोस्ट आयनिक, तो हम इसको X मानते हैं, इसको मेटल को हम M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, M प्लस और इसको X माइनस, इट विल फॉर्म MX। मोस्ट आयनिक सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट आयनिक, मोस्ट आयनिक कौन हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये पर्टिकुलर किसी एक हेलोजन से रिएक्शन करेगा, कंबाइंड होगा, तो टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? बरोबर है ना? और इसमें सोचना नहीं है ना, तो चीजें रिपीट हो जाता है, इसलिए बी केयरफुल, केमिस्ट्री आसान पड़ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। तो अगर हम फजांस के अकॉर्डिंग देखें तो जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? तो बताओ मुझे, लिथियम से लेकर सीजियम तक में फ्लोरीन को ले लो, केवल फ्लोरीन को ले लो, बाकी को नहीं लेना है। तो which fluoride will form most covalent? Which fluoride will form most covalent? चलो LiF बिल्कुल सही है। Cation should be small, anion should be large and more overlapping, more covalent। किसने बताया? फजांस ने। केटायन को जो स्मॉल है खींचता है उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। और एनाइन जो खींच के चला आता है, पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर केटायन, पोलराइजिबिलिटी इज डिफाइंड फॉर एनाइन। जितना ज्यादा खींच के आएगा उतना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा तो कोवैलेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। When alkali metal react with halogen, it form ionic bond and top to bottom ionic character will be increased and covalent character will be decreased। ओके ना? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। तो पेज नंबर 111 पे देखो जो हेलाइड लिखा हुआ है,
अब हेलोजन के बाद हम हेलाइड देख रहे हैं, डायरेक्ट ओएचसी पे आएंगे। तो हेलाइड में पेज नंबर 111 ओपन करना। 110 पे क्या है, हेलोजन के साथ रिएक्शन है, ये हो गया। अब हम आते हैं 111 पे, हेलाइड जहां लिखा हुआ है डायरेक्ट उसके पास आते हैं। अल्कली मेटल कंबाइंड डायरेक्टली विथ हेलोजन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर्मिंग हेलाइड, जनरल फॉर्मूला इज MX। हम जानते हैं कि अल्कली मेटल हेलोजन से MX बनाता है। दिस हेलाइड कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ एक्वस हेलोजन एसिड HX ऑन मेटल ऑक्साइड फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ये क्या बोल रहा है, जब मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जब HX से रिएक्शन करेगा, जैसे मेटल हेलाइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और यहां पर हम क्या लेते हैं HX HCl। तो HCl HX ये हेलोजन है, हेलोजन को X से लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा, एक एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। ये एसिड है और ये मेटल के ऑक्साइड है, तो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा NaCl और वाटर, तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट बन के बाहर वाटर बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है, अगर मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन किया, मेटल के हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन किया HX के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो बेस है, और HCl ये एसिड है, देन इट फॉर्म सॉल्ट NaCl and H2O। When hydroxide react with HX, it forms salt. It forms salt. When carbonate M2CO3 react with HX, then it form MX plus CO2 plus H2O. When carbonate react with HX, then it form MX like Na2CO3 प्लस HCl। अब मुझे ये बताओ Na2CO3, Na2CO3 क्या है, जब हम इसको पानी में मिला देंगे तो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक या बेसिक। Na2CO3 जब हम इसको पानी में मिला देंगे तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा या बेसिक बनाएगा, इट विल फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। एक का आंसर आया ओमकार का, बाकी मैं क्या उस दिन तुम्हें ही बताया था मैंने लास्ट दिन। अन्वय, मीका, संचित, सोहम, निधि, संकुता, तनय, बेसिक होगा ना बेसिक। तो लास्ट दिन मैंने एक दिन समझाया था इस चीज को, इसका आंसर होगा बेसिक। लास्ट दिन कैसे समझाया था, ये है सोल्ट, ये है सोल्ट। अब हमने बोला था 4 चीजें, क्या याद रखना हमेशा, जो चीज लिखवा दिया या बोल दिया नॉर्मल तरीके से सोच लो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं और ये न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बनेगा, और ये जो सॉल्ट होगा हमेशा एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट न्यूट्रल ही नहीं बनाएंगे, ये एसिडिक हो जाएगा। इसका pH 7 होगा, इसका pH लेस देन 7 होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा।
और pH ग्रेटर देन 7 होगा। वीक एसिड और वीक बेस जब मिलेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा और pH जो होगा वो 7 होगा। अब हमें पता करना है Na2CO3 को, ये हमें सॉल्ट दे दिया गया है। तो जब सॉल्ट दे दिया जाए ना, जब तुम्हें ये दे दिया जाए तो तुम कैसे पता लगाओगे? यहाँ से थोड़े ना पता लगा पाओगे। ये तुम्हें दे दिया जाए सॉल्ट तो यहाँ से पता लगा पाओगे क्या? कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ जाना पड़ेगा। यानी अगर तुम्हें ये दिया है तो इसके पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा जहाँ से मिल के बना हुआ है, तो ये इनके पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ ये सॉल्ट कहाँ से मिल के बना होगा? ये सॉल्ट NaOH प्लस H2CO3 से मिलकर बना होगा। ये हमें जानना पड़ेगा। ये जो बना होगा इनसे मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? NaOH और H2CO3। Na2CO3 प्लस वाटर, यही दे दिया गया। अब ये दे दिया जाए यानी सॉल्ट दे दिया जाए तो इनको पहले बनाओ ये किससे मिलकर बने हैं। ये समझ में आ गया किससे मिलकर बना होगा? अब जब इससे मिलकर बना होगा, अब इसके बारे में आइडिया लगाओ क्या है ये। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सॉल्यूशन विल बी बेसिक। क्लियर? समझ में आया? तो जब सॉल्ट दे दिया जाए ना तो पहले पता लगाओ वो किससे मिलके बना हुआ है। जिससे मिलके बना होगा उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया। तो ये तो याद करना आसान है। दोनों स्ट्रॉन्ग और दोनों वीक रहेगा तो न्यूट्रल होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसके जैसा होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके जैसा होगा। याद करना आसान है ना? लेकिन यहां से यहां जाना तो जो सॉल्ट है उसके पेरेंट्स निकालो, फिर आइडिया लगाओ। चलो तो मुझे बताओ, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बोरेक्स कैसा सॉल्यूशन बनाता है। बोरेक्स, कल मैंने बोला था फॉर्मूला भी निकाल के लाना। बोरेक्स कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? Na2B4O7.10H2O। अब मुझे बताओ ये बोरेक्स कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? बोरेक्स नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बोरेक्स विल फॉर्म, अब तुम लोगों को यहाँ समझ में नहीं आएगा कि बोरेक्स कैसे बनेगा। एक्चुअली बोरेक्स जो बनते हैं इसको बोरेक्स बोलते हैं, और मैं इसलिए पूछ लिया कल इसका दिया था मैंने फॉर्मूला। ये बनता है एक्चुअली NaOH और बोरिक एसिड से बनता है, H3BO3 से। अब बताओ, जब मैं बता दिया कि इनसे मिलके बना होगा तो मुझे बताओ कि बोरेक्स का सॉल्यूशन कैसा होगा। जल्दी से बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा। Na2B4O7.10H2O होता है, वो जब हम लिखेंगे ना तो 8 वाटर जो है अंदर आता है, 2 वाटर बाहर रहता है, अदरवाइज 10H2O लिखते हैं नॉर्मली। 8 कंबाइंड अंदर से होगा, 2 बाहर रहता है। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से क्या बनेगा? बेसिक। तो याद भी रख लेना, और एक नीट में एक बार नहीं 2 बार पूछा है। बोरेक्स विल फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। बोरेक्स विल फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। ये सब जनरलाइज चीजें है जो कि हमें आना चाहिए, बरोबर है क्या? ये वाला समझा रहा था मैं, Na2CO3 और HCl। अब ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये एसिड है, और ये जो है कार्बोनेट वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो कुल मिला के हमारा एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो ये एसिड और बेस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
ये हमारा जो हो रहा है एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो यहां से एसिड बेस का एक रिएक्शन हो रहा है, तो Na2 और यहां से Cl क्या बन जाएगा, NaCl, और यहां से क्या बन जाएगा, CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो व्हेन कार्बोनेट रिएक्ट विथ alkali metal carbonate react with HCl, that means basic and acidic reaction will be occur and new salt will form, that is NaCl. Okay now, new salt will form, that will be NaCl, and CO2 gas will be evolved and form water, okay. So when oxide react with HCl, then form salt. Hydroxide react with HCl, then form salt. Carbonate react with HCl, then form salt. यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन एक ऑक्साइड को एसिड के साथ हो रहा है तब भी हो रहा है। अब ये एक्चुअली जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एसिड बेस से ही हो रहा है, लेकिन ये जो सॉल्ट है वो अलग अलग टर्म में आ रहा है। एक सॉल्ट एक जो बेस है वो डायरेक्ट बेस नहीं लिखा गया है, एक्चुअली में ये बेस है, ये बेसिक नेचर का होगा, एक बेसिक नेचर का और एसिड के साथ रिएक्शन देकर सॉल्ट देगा। ये एक्चुअल में बेस है, बेस एक एसिड के साथ रिएक्शन देगा तो सॉल्ट देगा। ये एक्चुअल में कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट एक बेसिक नेचर का होगा। ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये एसिड 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 है, तो एक एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस रिएक्शन कराया जा रहा है, लेकिन ये बेस डायरेक्ट नहीं देके कार्बोनेट के टर्म में दिया गया है और ऑक्साइड के टर्म में दिया गया, और यहां डायरेक्ट दिया गया, लेकिन बनेगा सॉल्ट ही बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आयनिक करेक्टर, वो हो गया है। उसके बाद हमारा है कोवैलेंट करेक्टर, MF का, MCl का, ये सब हो गया है, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट है अल्कली मेटल हेलाइड आर हायर मेल्टिंग एंड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो ये अल्कली मेटल हेलाइड MX है, इसे यहां पर सॉल्ट बना, जो MX बना, NaCl क्या होगा, NaCl क्या होगा, जो MX बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम क्यों दिया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम क्यों दिया है, तो मैं तुम लोग को बताया हूं सॉलिड दो टाइप का होता है, बताया ना, सॉलिड दो टाइप का होता है, एक एमोर्फस होता है, एमोर्फस सॉलिड, और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तुम्हें याद होगा NaCl, वहां आयनिक बॉन्ड में मैंने पढ़ाया था कि NaCl का अंदर जब देखा गया तो हमें ये मिला कि NaCl जो सॉलिड है उसके अंदर जो एटम है वो एक रेगुलर पैटर्न में जमे हुए हैं, जिसके कॉर्नर पे क्लोरीन है, फेस पे क्लोरीन है और जहां वॉइड है यानी फेस प्लस कॉर्नर, फेस प्लस कॉर्नर पे क्या है, फेस प्लस कॉर्नर पे क्या है, Cl माइनस है, और जहां पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, दो वॉइड होता है, चार पांच वॉइड होते हैं, लेकिन इसमें जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी जो इसके अंदर बीच में स्पेस होता है उसमें रहता है सोडियम प्लस। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है यानी एक एटम रेगुलर पैटर्न में जम जाते हैं, इसमें रेगुलर पैटर्न में नहीं जमे होते, एक एटम इधर एक एटम इधर, एक इरेगुलर पैटर्न में जमे रहते हैं, इरेगुलर पैटर्न में जमे रहते हैं। एमोर्फस में
इरेगुलर पैटर्न में जमे रहते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, सॉफ्ट होते, मतलब वीक होते हैं, जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि ग्लास, जैसे कि पेपर, तो पेपर भी हमारा एक सॉलिड है। जैसे कि मार्कर, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो है हम तोड़ देंगे इसको, हालांकि तोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये एमॉर्फस है। क्यों? कि इसके अंदर इरेगुलर पैटर्न में एटम जमे हुए हैं, इसको सूडो सॉलिड बोला जाता है, दैट इज नोन एज सूडो सॉलिड। और एक क्रिस्टलाइन है। अब ये मत बोलना सर NaCl को भी तोड़ देते हैं, तो NaCl को सॉफ्टनेस के बेसिस पे एमॉर्फस को नहीं डिफाइन किया गया है कि जो सॉफ्ट है वो एमॉर्फस है और जो हार्ड है वो क्रिस्टलाइन है, ऐसा नहीं। NaCl को भी हम तोड़ देंगे हाथ से, लेकिन NaCl को क्रिस्टलाइन में रखा गया है क्योंकि उसके अंदर जो एटम है वो रेगुलर पैटर्न में जमे होते हैं, उसके अंदर एटम फेस पे कॉर्नर पे ऑक्टाइडल मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो NaCl CaCl मिलता है वो क्रिस्टलाइन, बार बार ये वर्ड आएगा अल्कली मेटल अल्कलाइन में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये समझना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक एटम जो है एक रेगुलर अरेंजमेंट में जमे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 111 पेज पे लिखा हुआ है, अल्कली मेटल हैलाइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा? क्योंकि आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में, और आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, कलरलेस होते हैं, सॉलिड स्टेट में है ना, तो कलरलेस तो होगा ही, और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द हैलाइड हैव हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कुछ याद है? बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल में हमने क्या बोला था? एक NaCl बनाने के लिए क्या हमारे पास है? सोडियम को गैस में बनाते हैं, गैसियस फेज से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं, लूज करवाने के बाद क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड तोड़ने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं, गेन करवाने के बाद हमने बोला भी था, हेस लॉ याद है कि भूल गए? सोडियम सॉलिड स्टेट में है, गैस में बदलने के लिए यहाँ पर हम कौन सा एनर्जी देते हैं? सब्लिमेशन। Na+ में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी देते हैं? आयोनेशन एंथैल्पी। क्लोरीन है, बॉन्ड तोड़ने के लिए कौन सा एनर्जी देते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों ये मिल जाते हैं, मिल के क्या बनते हैं? NaCl बनते हैं। दोनों ये मिल के NaCl बनते हैं। तो यहाँ से एक एनर्जी निकलता है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी, और NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हम डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF। तो डेल्टा HF इनके जितने भी एनर्जी उनके सम के बराबर होता है। तो वही बोला है कि सोडियम NaCl बनाने के लिए ये जो लाइन लिखा है, क्या लिखा है? ऑल ऑफ दीज हेलाइड आर हाई निगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी जितना भी हेलाइड बनाया जाता है, कौन हेलाइड है? NaCl, LiCl, KCl, RbCl, CaCl, फ्लोराइड ले लो, LiF, NaF, KF, RbF, CSF, जितने भी हेलाइड हैं और भी जितने हेलाइड हैं, सबको बनाने में ये चीज, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो जब बॉन्ड बनता है तो हीट बाहर निकलता है, बॉन्ड बनता है तो हीट क्या होता है? बाहर निकलता है। तो व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो ये डेल्टा जो HF है उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो डेल्टा HF इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी NaCl बनने में एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये बोला है, हम बॉर्न हेबर साइकिल में देखते हैं या हम पहले से जानते हैं कि जब बॉन्ड बनता है तो बहुत अमाउंट में एनर्जी निकलता है जो कि एक्सोथर्मिक होता है। तो व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म एनर्जी विल बी रिलीज, दैट्स व्हाई डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज एक्सोथर्मिक। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अल्कली मेटल हैलाइड, सॉरी, ऑल ऑफ दिस हैलाइड हैव हाई इलेक्ट्रॉन, हाई नेगेटिव
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी डेल्टा HF का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा HF वैल्यू ऑफ फ्लोरीन बिकम लेस निगेटिव डाउन टू दी ग्रुप। अब मुझे बताओ कि टॉप टू बॉटम जाने पर फ्लोरीन के साथ LiF, NaF, KF, CSF, RF और CSF। मुझे बताओ यहां पर डेल्टा, क्वेश्चन में से पूछेगा डेल्टा HF का वैल्यू टॉप टू बॉटम निगेटिव में, यानी कुल मिला के ये है कि यहां ज्यादा रिलीज होगा या यहां ज्यादा रिलीज होगा। मुझे ये बता दो एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज होगा, LiF में या CSF में? एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज होगा? चलो सबने सही बोला है, एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज होगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा, हम पूछ रहे हैं एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज होगा। तो ओमकार और ये संचित और ये कौन है, उनका, ये दो, इन दोनों का गलत है। पूछो क्यों? अच्छा मुझे बताओ लाइटिस एनर्जी कहां ज्यादा है, लाइटिस एनर्जी कहां ज्यादा है, लाइटिस एनर्जी कहां ज्यादा है? देखो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, अब पढ़ो ध्यान से। डेल्टा HF वैल्यू ऑफ फ्लोराइड become less stable, become less negative as we go down to the group। यानी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे निगेटिव का वैल्यू कम होता जाता है, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज यहाँ होता है, यहाँ कम रिलीज होता है, यहाँ लाइटिस ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ लॉस ज्यादा होता है। तुमसे अगर पूछेगा इस चीज को, वहां पर नोट डाल के लिख लेना, गलती मत करना इस चीज को। क्वेश्चन में पूछेगा डेल्टा HF का वैल्यू कहां होगा, तो मेन डेल्टा HF इसी पे डिपेंड करेगा ना, बाकी पे थोड़ा डिपेंड करेगा। अच्छा इन पे भी डिपेंड करेगा। जो हम डेल्टा HF का कैलकुलेशन निकालते थे वो सबका सम लिखते थे ना, तो यहां पर हम तो एक डेल्टा HF केवल इस पे नहीं देखेंगे ना, सबके सम के अकॉर्डिंग, कहीं आयनेशन एनर्जी ज्यादा हुआ, कहीं गेन इंथैल्पी, लेकिन यहाँ फ्लोरीन लिया है तो ये वाला तो वैल्यू सबके लिए होगा। अब यहाँ आयनेशन एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगा, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन ये जब दोनों कंबाइंड होंगे, अगर मैं यहाँ फ्लोरीन लूंगा F2 लूंगा, मैं तोड़ दूंगा फ्लोरीन और F माइनस बनेगा। अब ये जब दोनों कंबाइंड होंगे, एक लिथियम कंबाइंड होगा और यहां पर तो हम क्या क्या देखेंगे, एक डेल्टा HF का सम लिखने, हम बॉर्न नेबर साइकिल लिखते हैं ना, तो डेल्टा HF हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सर केवल लाइटिस पे डिपेंड करेगा, सब्लिमेशन पे भी डिपेंड करेगा, आयनेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी पे भी डिपेंड करेगा और लाइटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इनके सम इसके बराबर होता है ना। तो अगर केवल तुम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो मैं लाइटिस एनर्जी देख लूंगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना कि सबका सम है। और ऐसे केसेज में, फ्लोराइड के केसेज में क्या बोल रहा है कि डेल्टा HF का वैल्यू निगेटिव कहाँ है, तो निगेटिव यहाँ है, यानी कुल मिला के ऐसे देखा जाता है, लाइटिस मेन माना जाता है इसमें। अब लाइटिस इसमें मेन मानने का वजह ये है, अब हर जगह आयनिक नहीं बोलेंगे, तो इस चीज को लिख लेना कि डेल्टा HF फॉर फ्लोराइड, डेल्टा HF फॉर फ्लोराइड निगेटिव वैल्यू विल बी डिक्रीज, यानी ज्यादा निगेटिव यहाँ होगा, यहाँ अच्छा बात है, पैकिंग अच्छा होगा वहां पे। तो वो लाइन का मीनिंग ये हुआ, ऑल दीज हैलाइड हैव हाई नेगेटिव इंथैल्पी।
सबका जितना भी बनता है सबका निगेटिव होता है, निगेटिव नहीं बनेगा तो उसका बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू टॉप टू बॉटम क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब डेल्टा एच निगेटिव में वैल्यू कम होगा, यहाँ ज्यादा निगेटिव होगा। अच्छा, निगेटिव होना अच्छा बात है, यानी एक्सोथर्मिक का वैल्यू धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा एच फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बिकम मोर निगेटिव एज गाउन। ये क्या हो गया, फ्लोरीन के साथ ये कॉम्बिनेशन था, फ्लोरीन के साथ ये कॉम्बिनेशन था, जबकि LiCl Br और आयोडीन और CsCl Br और आयोडीन, ये क्या हो गया, टॉप टू बॉटम ये उल्टा रास्ता पकड़ लिया। अब यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू इसका ज्यादा है, तो ये एक चीज पे नहीं देखा जाता है कि सर लाइटिस एनर्जी पे देख लो, सर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे देख लो, सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे देख लो, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होता है, किसी एक विशेष पे नहीं देखा जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं तुम लोग को ट्रिक सिखाया हूं जो सॉल्युबिलिटी वाला, जितना ज्यादा साइज डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें नहीं, वो छोटा वाला है। और LIF में कई बार बोलता हूँ, इसका लाइटिस बहुत हाई होता है LIF का, लीफ का, और ये जल्दी सोलूबल भी नहीं होता है। LIF इज वेरी वेरी लेस सोलूबल, नहीं के बराबर सोलूबल है, इनसोलूबल है वो LIF, लीफ, लीफ याद रखना। तो दो स्टेटमेंट याद रखना, तीन स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, जब अल्कली मेटल के हेलाइड का फॉर्मेशन होगा तो बोन हाइबर साइकिल याद है तुम लोगों को, बॉन हेबर साइकिल में जब डेल्टा एच का वैल्यू देखा जाएगा तो ये निगेटिव वैल्यू आएगा, यानी ये एक्सोथर्मिक होगा, याद रखना है चीज को। सेकेंड पॉइंट, फ्लोराइड के लिए डेल्टा एच एक्सोथर्मिक का वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव का वैल्यू डिक्रीज होगा। लेकिन वहीं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू बढ़ेगा। तो तीन स्टेटमेंट याद रखने का। तो डेल्टा एच बोलो या एक्सोथर्मिक बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, ऑल दी हेलाइड आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ऑब्वियस सी बात है, ये जितने भी हेलाइड है आयनिक है, और आयनिक लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर के अंदर पोलर डिजोल्व होते हैं। देखो यहां लिख भी दिया। नेक्स्ट पॉइंट, LIF इज लेस सोलुबल इन वाटर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। लीफ, लीफ याद रखना, लीफ जो है नहीं के बराबर सोलुबल होता है, उनमें लैटिस इतना ज्यादा हो जाता है वो सोलुबल ही नहीं होता है। LIF is less soluble due to high lattice energy. CSI has low solubility due to a small hydration enthalpy. हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से याद रखना कि LIF बहुत कम सोलुबल है ड्यू टू लैटिस एनर्जी, और CSI बहुत कम सोलुबल है। क्यों? क्योंकि जब सीजियम पानी के अंदर जाता है इसमें लैटिस कम होता है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है, क्योंकि दोनों का साइज बड़ा है। तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू कम है इसलिए पानी में कम सोलुबल है, और इसमें लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए पानी के अंदर बहुत कम सोलुबल है। यानी दोनों बहुत कम सोलुबल है, लेकिन सोलुबिलिटी दोनों का, ये लैटिस के वजह से कम सोलुबल है और ये हाइड्रेशन के वजह से कम सोलुबल है। ये लैटिस के वजह से कम सोलुबल है और ये हाइड्रेशन की वजह से कम सोलुबल है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा।